गरीब बेटी का अनोखा स्विमिंग पूल। रौनकपुर गांव में पायल नाम की एक लड़की अपने माता पिता के साथ रहती थी। पायल के पिता एक लकड़हारे थे। वह सुबह से शाम तक जंगल में लकड़ियां काटते थे और शाम को गांव वालों के घर जाकर लकड़ियां बेचा करते थे। पायल के माता पिता बहुत ही गरीब थे, लेकिन गरीबी में भी वह अपने माता पिता के साथ बहुत खुश थी। लेकिन कहीं न कहीं वह हमेशा उदास भी रहती थी। पायल का रंग सांवला था और उसके सांवले रंग को लेकर सभी लोग उसका मजाक उड़ाया करते थे। पायल गांव की लड़कियों की तरह अच्छे कपड़े पहनना और स्कूल जाना चाहती थी, लेकिन पायल के पिताजी के पास इतने पैसे नहीं थे कि वह अपनी बेटी को अच्छे कपड़े और अच्छे स्कूल में पढ़ाते। गांव की लड़कियां पायल की गरीबी पर पायल का बहुत मजाक उड़ाती थी, इसलिए वो हमेशा दुखी रहती थी। फिर एक दिन पायल सोचती है, अगर मैं ऐसे ही दुखी रही तो आखिर कैसे काम चलेगा। मेरे पिताजी के पास इतने पैसे नहीं हैं कि वह मुझे अच्छे कपड़े और अच्छे स्कूल में पढ़ा सके, लेकिन अब मुझे अपने गरीबी में ही जीने का आदत डाल लेना चाहिए। लेकिन मैंने अब अपने मन में ठान लिया है, कोई कितना भी मेरी गरीबी को लेकर मेरा मजाक क्यों न उड़ाए, लेकिन मैं दुखी नहीं होऊंगी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। तभी एक दिन पायल की माँ पायल के पिताजी से कहती है, अजी अब अपनी बिटिया पायल भी शादी के लायक हो गई है। आपने उसके शादी के बारे में कुछ सोचा या नहीं? अरे भाग्यवान, अपनी बिटिया की शादी धूमधाम से कर सकूं, इसलिए दिन रात मेहनत करके कमा रहा हूं। कल ही अपनी बिटिया पायल को देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं। बिटिया की शादी के लिए मुझे भी चिंता है, इसलिए शादी के लिए मैंने पंडित जी से पहले ही बात कर लिया था। अगले दिन लड़की को देखने के लिए लड़के वाले आते हैं। कुछ देर तक आपस में बातचीत करते हैं। फिर थोड़ी देर में सबके सामने पायल आती है। पायल को देखने के बाद शर्मा जी का बेटा अमित, जिससे पायल की शादी होने वाली थी, वो कहता है, पिताजी क्या आपको और लड़की नहीं मिली थी क्या, जो आप मेरे लिए ऐसी लड़की देखने आए हो? एक तो ये गरीब घर से है और दूसरा इसका रंग भी सांवला है। चुप करो अमित, तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? तभी अमित की माँ कहती है, सही कह रहा है मेरा बेटा, जरा अपने बेटे को देखिए, कैसे दूध की तरह गोरा है। और अगर इस लड़की के साथ मेरे बेटे की शादी होगी तो आखिर लोग क्या कहेंगे। माफ कीजिएगा, मैं आपकी बेटी को अपने घर की बहू नहीं बना सकती। अगर आप लोग कुछ पैसे वाले होते तो बात अलग थी, लेकिन एक तो आप कुछ दहेज नहीं दे सकते हो, ऊपर से लड़की भी सांवली है। अपने बेटे और पत्नी की बातें सुनकर शर्मा जी पायल के पिताजी से माफी मांगते हैं। इन दोनों की तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ। इतना बोलकर शर्मा जी अपने परिवार के साथ घर वापस चला जाता है, लेकिन अपनी और अपने माता पिता की इतनी बेइज्जती होता देखकर पायल का आत्मविश्वास एक बार फिर से टूट जाता है और पायल अपने कमरे में बैठकर रोते हुए बोलती है, क्या मैं इतनी काली हूँ? लगता है भगवान ने मुझ जैसी गरीब लड़कियों के लिए कोई हमसफर ही नहीं बनाया। पायल को रोता हुआ देखकर उसके माता पिता भी बहुत दुखी होते हैं और अपनी गरीबी और अपनी बेटी की इतनी बुराई सुनकर पायल के पिताजी की तबीयत खराब हो जाती है। ऐसे ही एक हफ्ता बीत जाता है और पायल के पिताजी बिस्तर पर ही लेटे रहते हैं। उनकी तबीयत दिन पर दिन बिगड़ती जा रही थी। तभी एक दिन पायल की माँ पायल से कहती है, पायल बेटी, तुम्हारे पिताजी की तबीयत दिन पर दिन बिगड़ती जा रही है। हमारे पास इतना पैसा भी नहीं है कि हम उनका इलाज करवा सके। ऊपर से इनकी तबीयत खराब होने की वजह से ना तो लकड़ी बिकी है और ना ही जंगल से लकड़ी कट कर आई है। आप चिंता मत करो माँ, मैं जंगल जाती हूँ और वहाँ से लकड़ियाँ काट कर लेकर आती हूँ। उसके बाद पायल कुल्हाड़ी लेकर लकड़ी काटने के लिए जंगल की ओर चल पड़ती है। पायल बहुत ही मेहनत से लकड़ियाँ काट कर इकट्ठा करती है और वह कहती है, मैंने आज बेचने जितनी लकड़ियाँ काट ली है, अब मुझे जंगल से जाना चाहिए क्योंकि अंधेरा भी होने वाला है। ऐसा कहकर पायल सारी लकड़ियों को इकट्ठा करके अपने माथे पर लेकर घर की ओर आने लगती है। चलते चलते वो बहुत ही थक जाती है और एक जगह लकड़ी रखकर बैठ जाती है। तभी उसे कहीं से पानी के बहने की आवाज सुनाई देती है। पानी बहने की आवाज सुनकर पायल इधर उधर देखने लगती है। देखते ही देखते वो एक तालाब के पास पहुंच जाती है।
तालाब को देखकर पायल बहुत ही खुश होती है और वह सोचती है कि थोड़ी देर यहाँ रुककर और पानी पीकर यहाँ से जाऊंगी। इसलिए वह तालाब के किनारे बैठ जाती है और खुद से ही बातें करने लगती है। अगर मैं थोड़ी सुंदर दिखती और मेरे पिताजी के पास भी पैसे होते तो अमित शादी के लिए मना नहीं करता और ना ही मेरे पिताजी की तबीयत खराब होती। लेकिन अफसोस, मेरी किस्मत ही खराब है। तभी तालाब से आवाज आती है। तालाब की आवाज सुनकर पायल घबरा जाती है और वह बोलती है, अरे ये किसकी आवाज है? घबराओ नहीं बेटी, यह मैं हूँ तालाब। वो क्या है ना, पिछले कई वर्षों से किसी ने मुझसे बात नहीं की और ना ही कोई मेरे आसपास से होकर गुजरता था, क्योंकि सबको लगता था कि मैं कोई भूत या तालाब हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है। मुझे लोगों से बातें करना और लोगों की मदद करना बहुत ही पसंद है। मैंने तुम्हें खुद से बातें करते हुए सुना तो मुझे लगा कि मुझे तुम्हारी मदद करनी चाहिए। बताओ, तुम इतने उदास क्यों हो? मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूँगी। तालाब जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। क्या आप जादुई तालाब हो? हाँ, मैं एक जादुई तालाब हूँ। आज तुम मुझसे अपनी 2 इच्छाएं पूरी करवा सकती हो, जिसमें से तुम अपनी पहली इच्छा से बहुत ही सुंदर दिख सकती हो। वह इच्छा तुम्हारी पूरी हुई। अब तुम्हारी दूसरी इच्छा बाकी है। तुम जो भी कहना चाहती हो कह सकती हो। तभी पायल कहती है, हे जादुई तालाब, मुझे 50,000 रुपए चाहिए। पायल के इतना कहते ही पायल के सामने 50,000 रुपए प्रकट हो जाते हैं। लेकिन यह देखकर तालाब पायल से पूछती है, पायल, तुमने केवल 50,000 ही क्यों मांगे? तुम अपनी इच्छा के अनुसार हीरे जेवरात, सोने चांदी या फिर बहुत सारे धन दौलत भी तो मांग सकती थी। तभी पायल बड़ी ही विनम्रता से तालाब को जवाब देती है, जादुई तालाब जी, अभी आपने ही कहा ना, आपको लोगों की भीड़ और लोगों को यहाँ से होकर गुजरना और आपसे बातें करना पसंद है। आपने मेरी इच्छा पूरी की है। अब मैं आपकी इच्छा को पूरी करना चाहती हूँ। मुझे पैसे और धन दौलत की लालच नहीं है, लेकिन मेहनत मजदूरी के पैसों से बहुत ही प्यार है। अब मैं इन पैसों से आपके इस तालाब को स्विमिंग पूल में परिवर्तित कर दूंगी, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग आपके पास आ सके और लोगों ने जो आपके ऊपर भूतिया तालाब होने का इल्जाम लगाया है वो अभी दूर हो जाए। पायल, तुम बहुत ही अच्छी और नेक दिल लड़की हो। मुझे खुद पर गर्व है कि मैंने तुम्हारी जैसी लड़की की मदद की है। उसके बाद पायल खुशी खुशी अपने घर चली जाती है और जाते समय मेडिकल से अपने पिताजी के लिए दवाइयाँ भी लेकर जाती है। घर आने के बाद पायल को देखकर उसके माता पिता बहुत ही हैरान होते हैं और पायल की माँ बोलती है, पायल बेटा, जब तुम घर से बाहर जंगल में लकड़ियाँ काटने गई थी तब तो कुछ और ही नजर आ रही थी, और अब तेरा रंग रूप इतनी जल्दी कैसे बदल गया? बताती हूँ माँ, बताती हूँ, सारी बातें आप दोनों को बताती हूँ। पहले पिताजी, आप ये दवाई खा लीजिए। बेटी, तुम ये दवाइयाँ कहाँ से लाई हो? तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आए? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। उसके बाद पायल अपने माता पिता को जंगल के जादुई तालाब के बारे में सब कुछ सच सच बता देती है और उसी वक्त अपने पिताजी को लेकर उस तालाब के पास चली जाती है। पायल के पास जो 50,000 थे, उस पैसों से पायल उस तालाब को स्विमिंग पूल में परिवर्तित करवा देती है। पूरे गांव में एक स्विमिंग पूल हो जाने के कारण गर्मियों में उसमें लोगों की भीड़ जमा होने लगती है और पायल स्विमिंग पूल से पैसे कमाने के लिए पर व्यक्ति 250 रुपए का चार्ज रख देती है। स्विमिंग पूल को और भी ज्यादा आकर्षित बनाने के लिए उस स्विमिंग पूल का नाम अनोखा स्विमिंग पूल रख दिया जाता है। अब पायल के पिताजी जंगल से मेहनत करके लकड़ियां नहीं काटते थे। पूरी गर्मी में वहाँ लोगों की भीड़ जमा रहती थी। अब पायल उस अनोखा स्विमिंग पूल से बहुत पैसा कमा रही थी। देखते ही देखते पायल और उसका परिवार बहुत ही अमीर हो जाता है। अब पायल की शादी के लिए रिश्तों की भी कोई कमी नहीं थी। बड़े से बड़े घराने के लड़के पायल से शादी करना चाहते थे। अब अमित को अपनी बेवकूफी पर बहुत ही अफसोस हो रहा था। पायल ने अपने दिमाग से उस तालाब की मदद की और अपने पैसे कमाने का जरिया भी ढूंढ लिया। अब पायल और उसका परिवार उस अनोखे स्विमिंग पूल की वजह से खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगे। अत्याचारी सौतेली माँ वर्सेस टकली बेटी की शादी। रामपुर गांव में भावना नाम की एक लड़की अपनी सौतेली माँ और सौतेली बहन के साथ रहती थी।
क्योंकि बचपन में ही उसकी माँ के देहांत के बाद उसके पिता रामानंद ने मनोरमा नाम की औरत से दूसरी शादी कर ली थी। मनोरमा की भी एक बेटी थी जिसका नाम रजनी था, लेकिन भावना अंजलि से दिखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। उसके लंबे सुनहरे काले बाल उसकी खूबसूरती पर चार चांद लगा देते थे। भावना बहुत ही शांत स्वभाव की थी। वो हमेशा सबकी मदद किया करती थी और गांव के लोग भी उसे बहुत पसंद किया करते थे। लेकिन उसकी खुद की सौतेली माँ और सौतेली बहन उस पर हमेशा अत्याचार किया करती थी। अरे सुनो, मेरे लिए चाय बना कर लाओ, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। सुना नहीं तूने? मेरी बेटी ने क्या कहा है? जल्दी से मेरी बेटी और मेरे लिए चाय बनाकर ले आओ। अरे तुम लोग उसे थोड़ा आराम तो करने दो, सुबह से बेचारी दिन भर काम कर रही है। अच्छा, तो क्या ये महारानी दिन भर बैठ कर खाएगी? अरे वो कहाँ 1 मिनट के लिए बैठती है, दिन भर तो बस काम ही करती रहती है। अरे हाँ, क्यों नहीं, यह महारानी तो दिन भर काम करती रहती है, बस हम माँ बेटी ही बैठकर खाते रहते हैं। पिताजी, आप प्लीज माँ से बहस मत करिए, मुझे कोई परेशानी नहीं है। मैं अभी जाकर चाय बनाकर आप सबके लिए लाती हूँ। भावना तभी किचन में चाय बनाने के लिए चली जाती है और वहाँ रामानंद सोचता है, पता नहीं वो कौन सी मनहूस घड़ी थी जिस दिन मैं मनोरमा को तेरी माँ बनाकर लाया था। अरे अब आप क्या सोचने लगे? कुछ नहीं। रामानंद को अपनी बेटी भावना के लिए बहुत ही बुरा लगता था और यह सब होता देखकर वह इन सब का जिम्मेदार कहीं न कहीं खुद को ही ठहराता था और वह यही सब सोचते सोचते रामानंद की तबीयत बहुत ही खराब हो जाती है। भावना अब घर का सारा काम खत्म करने के साथ साथ अपने पिताजी की देखभाल भी करती है। लेकिन एक रात रामानंद भावना को अपने पास बुलाता है और उससे कहता है, भावना बेटी, अब मुझे नहीं लगता कि अब मैं ज्यादा दिन तक जिंदा रह पाऊंगा, लेकिन बेटी मुझे पता है मेरे मर जाने के बाद ये लोग तुम्हारी जिंदगी बद से बदतर कर देंगे, क्योंकि ये लोग और भी ज्यादा तुम पर अत्याचार करने लगेंगे। पिताजी आप प्लीज ऐसा मत कहिए, आपको कुछ नहीं होगा पिताजी। बेटी, मैं जाने से पहले तुम्हें एक बात कहना चाहता हूँ, तुम कभी भी अपनी जिंदगी में हार मत मानना, क्योंकि जो हिम्मत से अपनी जिंदगी जीते हैं वो कभी नहीं हारते। ठीक है पिताजी, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगी, लेकिन आप अभी शांत हो जाइए, आपको कुछ नहीं होगा। उसी के थोड़ी ही देर बाद रामानंद अपना दम तोड़ देता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। यह देखकर भावना फूट फूट कर रोने लगती है और उसके पिताजी के जाने के बाद उसकी सौतेली माँ और सौतेली बहन उस पर और भी ज्यादा अत्याचार करने लगती है। उससे दिन भर घर का सारा काम करवाती है और रात को उसे खाने में बचा हुआ बासी खाना देती। अरे क्या हुआ तुझे, तो ये खाना क्यों नहीं खा रही? लेकिन माँ, यह खाना तो बहुत ही खराब है और इसमें से कितनी बदबू आ रही है, मैं ये खाना नहीं खा सकती। अच्छा, तो तुझे लगता है कि मेरी माँ तुझे खराब खाना देती है? नहीं रजनी, मैंने ऐसा नहीं कहा, लेकिन ये खाना सच में खराब हो चुका है। अरे तो अब मैं क्या तेरे लिए किसी होटल से खाना मंगवाऊं? इसलिए जो है वही चुपचाप से खा ले, वरना मर भूखी। चलो रजनी बेटी, हम लोग सोने चलते हैं। उसके बाद मनोरमा अपनी बेटी को लेकर सोने चली जाती है और बेचारी भावना को भूखा ही सोना पड़ता है। इसी तरह भावना के दिन कट रहे होते हैं। उसकी जिंदगी में अब किसी भी तरह की कोई खुशियाँ नहीं रहती है। तभी एक दिन मनोरमा भावना से कहती है, अरे ओ महारानी, मेरी बात को ध्यान से सुन, आज मेरी बेटी को लड़के वाले देखने आ रहे हैं, इसलिए तुम जल्दी से पूरे घर की साफ सफाई कर दो और हाँ, उनके खाने पीने में किसी तरह की कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए, समझी? ठीक है माँ। और सुनो, मुझे पता है आज मुझे लड़के वाले देखने आ रहे हैं ना, इसलिए तुम्हें मुझसे जलन हो रही होगी, इसलिए कुछ गड़बड़ करने की मत सोचना। अरे रजनी, मेरी बहन, तुम ऐसा क्यों सोच रही हो? मुझे तो बल्कि बहुत ही खुशी हो रही है कि तुम्हारी शादी इतने अच्छे घर में होने जा रही है। भावना की बातें सुनकर रजनी अपना मुंह बना लेती है और वहाँ से चली जाती है।
वहीं थोड़ी देर बाद लड़के वाले आ जाते हैं। मनोरमा लड़के वाले के सामने अपनी बेटी की बहुत ही तारीफ करती है। उसी समय लड़के की माँ कहती है, ये तो बहुत ही अच्छी बात है बहन जी, क्योंकि विजय मेरा इकलौता बेटा है। उसके लिए मुझे एक अच्छी और संस्कारी लड़की ही चाहिए जो हमारे घर को खुशियों से भर दे। उसी समय भावना वहाँ पर चाय लेकर आती है। उसे देखकर लड़के की माँ कहती है, सुनिए बहन जी, ये लड़की कौन है? अरे कोई नहीं बहन जी, ये तो हमारे घर की नौकरानी है। सुनो, अब तुम यहाँ पर क्यों खड़ी हो? जाकर अंदर अपना काम करो। उसी समय विजय सोचता है, क्या सच में यह इस घर की नौकरानी है? पर मुझे तो ऐसा नहीं लगता, कुछ तो गड़बड़ है। उसी समय लड़के वाले रजनी को नापसंद करके वहाँ से चले जाते हैं और उसके जाते ही भावना की सौतेली माँ और भावना की सौतेली बहन भावना पर खूब अत्याचार करना शुरू कर देती है। अरे ओ मनहूस लड़की, आज तेरी वजह से मेरी बेटी का रिश्ता टूटा है। पर माँ, मैंने क्या किया है? देखो तो माँ, कितनी भोली बन रही है। तुझे उनके सामने चाय लाने के लिए किसने कहा था? बता, तो क्यों आई उन सब के सामने? लेकिन रजनी, मुझे माँ ने ही बोला था चाय लाने के लिए। अच्छा, तो तुझे अपना यह थोबरा दिखाने के लिए किसने कहा था? मुँह ढककर नहीं आ सकती थी क्या? आज तेरी वजह से मेरा रिश्ता टूटा है और तुझे बहुत घमंड है ना अपने इस खूबसूरत चेहरे और लंबे बालों का। तो रुक जा, आज मैं तुझे बताती हूँ। उसके बाद मनोरमा और रजनी मिलकर बड़ी ही बेरहमी से भावना के सारे बाल काट देते हैं और उसे टकली कर देते हैं। लेकिन उन लोगों को उस पर बिल्कुल भी दया नहीं आता है। अब आएगा मजा, अब घूम अपने इस टकले सर को लेकर। अब तेरी तरफ कोई आंख उठाकर भी नहीं देखेगा। अब मुझे सुकून मिल रहा है। अब तुझसे कोई शादी भी नहीं करेगा। बड़ी आई मेरा रिश्ता तुड़वाने वाली। अब देख, और मेरी शादी बहुत ही बड़े और अच्छे घर में होगी। अगले दिन भावना नदी के पास कपड़े धो रही थी। तभी विजय उसको बिना बाल के भी पहचान लेता है और वो उसके पास जाता है और कहता है, अरे तुम तो वही लड़की हो ना? लेकिन तुम्हारी ऐसी हालत किसने की, मुझे बताओ। नहीं, किसी ने नहीं। अच्छा, मैं समझ गया, मुझे सब कुछ पता है। यह तुम्हारी सौतेली माँ और सौतेली बहन ने किया है। लेकिन यह बात आपको कैसे पता चली? क्योंकि मैं उसी दिन तुम्हें देखकर यह समझ गया था, इसलिए मैंने तुम्हारी बहन के साथ रिश्ते के लिए मना कर दिया था। लेकिन सुनो, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। लेकिन क्यों? अब तो मैं ना ही सुंदर हूँ और ना ही मेरे सर पर बाल हैं, तो क्या आपके घर वाले मेरे को स्वीकार करेंगे? उसकी चिंता तुम मत करो, तुम बस मेरे साथ चलो। मैं तुम्हें ऐसी जगह ले जाऊंगा जहाँ पर तुम्हारी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। उसके बाद विजय भावना को एक गुरुमा के पास ले जाता है और वह गुरुमा भावना को देखकर कहती है, सुनो बेटी, मुझे पता है कि तुमने आज तक बहुत दुख सहे हैं, लेकिन अब तुम्हें दुखी होने की जरूरत नहीं है। ये लो बेटी, ये जादुई तेल है। इसे रात में सोने से पहले अपने सर पर लगा लेना। तुम्हारे सर पर फिर से लंबे सुनहरे काले बाल आ जाएंगे। और यह जादुई डंडा भी रख लेना बेटी, यह डंडा हमेशा तुम्हारी रक्षा करेगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया गुरु अम्मा। उसके बाद भावना अपने घर आ जाती है और जैसे ही वह उस जादुई तेल को अपने सर पर लगाती है, वैसे ही उसके सर पर काले सुनहरे लंबे बाल आ जाते हैं और वह पहले से और भी ज्यादा खूबसूरत लगने लगती है। भावना को ऐसा देखकर उसकी सौतेली माँ और उसकी सौतेली बहन उससे बहुत ही जलने लगती है। और उसी रात जब भावना अपने कमरे में सो रही होती है, तो उसी वक्त उसकी सौतेली माँ और सौतेली बहन उसके कमरे में आती है और फिर से उसके बाल काटने की कोशिश करती है। तभी वह जादुई डंडा उन दोनों माँ बेटी की खूब पिटाई करता है और उनकी आवाज सुनकर भावना भी उठ जाती है। तभी उसकी सौतेली माँ कहती है, बेटी मुझे माफ कर दो बेटी, मैं आज के बाद तुम्हारे साथ कोई भी बुरा व्यवहार नहीं करूँगी और न ही तुम पर अत्याचार करूँगी। प्लीज बेटी, इस डंडे को रोक दो, वरना ये डंडा मुझे मार मार के मार डालेगा। हाँ भावना, मुझे भी माफ कर दो, प्लीज इस डंडे को रोक दो। मैं भी आज के बाद
कभी तुम्हारे साथ कोई भी गलत व्यवहार नहीं करूंगी। उसके बाद भावना के कहने पर वह डंडा रुक जाता है। उस दिन के बाद से भावना की जिंदगी में खुशियाँ आ जाती है और कुछ ही दिनों में उसकी शादी विजय के साथ बड़े ही धूमधाम से हो जाती है और वह विजय के साथ खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल जादुई टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर ले। तो मिलती हूँ ऐसे ही फिर किसी नई मजेदार जादुई कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।